BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी ईरान से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। ईरान का सऊदी अरब पर खित्ते में कशीदगी को हवा देने का इल्ज़ाम। इंडिया की रियासत पंजाब में पठानकोट के एयरबेस पर हमले के 3 रोज़। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इंडिया की हुकूमत का शक किस पर है? और यहाँ लंदन में सिंधी फिल्मों का मेला जारी है। हम देखेंगे कि जनूबी एशिया की दीगर कई ज़बानों की फिल्मों की तरह सिंधी फिल्में ज़्यादा नाम क्यों नहीं बना सकी। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब ईरान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि रियाज़ तेहरान में सऊदी अरब के सफारत खाने पर हमले को जवाज़ बनाकर कशीदगी पैदा कर रहा है। सऊदी अरब में शिया आलिम शेख निम्र अल निम्र समेत दीगर 46 अफराद को मौत की सज़ा देने के बाद इलाके में अमन की कोशिशों के रास्ते में मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। तफसील के साथ ग़ज़नफ़र हैदर। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में पहले से मौजूद तनाव अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इससे मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रही है। इतवार के रोज़ ईरान में दिन भर मुजाहरे जारी रहे और सऊदी सफारत खाने पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। शेख निमर की हलाकत के बाद मुजाहिरीन ने बहरीन, तुर्की, लेबनान और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में मुजाहरे किए। सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि शेख निमर की सज़ा का फ़ैसला कानूनी दायरे के अंदर था और ईरान को सऊदी अरब की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने शेख निमर की हलाकत के बारे में कहा है कि इन्हें सऊदी अरब के सुन्नी हुक्मरानों की मुखालफत करने पर मौत की सज़ा सुनाई गई। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख़ उतार चढ़ाव का शिकार रही है। जुलाई 1987 में झड़पों में 402 हाजियों की हलाकत हुई, जिनमें से 275 का ताल्लुक ईरान से था, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने ईरान से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। 1997 में ईरान में होने वाले इस्लामी सरबराही इजलास में शहज़ादा अब्दुल्ला ने शिरकत की, जिसके बाद ईरानी सदर मोहम्मद ख़ातमी ने 1999 में सऊदी अरब का दौरा किया। दोनों मुल्कों की जानिब से ये दौरे ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद आला सतह के पहले दौरे थे। 2007 में सऊदी अरब ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम और इराक़ के मामले पर मशरिक़ वस्ता को ख़तरे में डाल रहा है। जबकि अरब स्प्रिंग के दौरान सऊदी अरब ने ईरान पर बहरीन में जमहूरियत पसंद मुजाहिरों में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद किया और 2015 में यमन में हूसी बागियों के खिलाफ सऊदी कार्रवाई के दौरान ईरान ने सऊदी अरब पर आम शहरियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। इधर बहरीन के बाद अब सूडान ने भी ईरान से सफारती ताल्लुकात तर्क करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अमरीका और चीन ने दोनों मुल्कों से अपील की है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन दोनों मुल्कों के रवैये से ऐसा लगता है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन का ख्याल है कि सूरत हाल पर कंट्रोल ना किया गया तो ये ख़तरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ग़ज़नफ़र हैदर, BBC न्यूज़। इस मौजू पर हमारे फेसबुक पेज पर भी बहस जारी है। तारिक मोरियो लिखते हैं, मरने वाला भी मोहम्मदी था और मारने वाला भी। न जाने सुन्नी शिया फसादी जंग कब ख़त्म होगी। आपकी आरा पर तफसील से नज़र कुछ देर में डालेंगे, लेकिन पहले इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त टोरंटो से हमारे साथ स्काइप के ज़रिए बराह रास्त मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर के तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी। सरबीन में खुशामदीद। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस तरह बढ़ती हुई जो कशीदगी है, इसके ख़ित्ते पर आपको क्या असरात पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो एस्केलेशन हुआ है जियो सेक्टेरियनिज्म में, ये शेख निमर की जो है एग्जीक्यूशन के बाद, मैं समझता हूँ कि डेंजरस लेवल तक एस्केलेशन हो चुका है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, और कोई भी साइड जो है वो बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक दूसरे की कमज़ोरियों को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, और इससे जो है इससे मिसकैलकुलेशन हो सकती है और हालात मज़ीद बेकाबू हो सकते हैं। और अगर हालात जो है मज़ीद बेकाबू नहीं भी होते तो ये जो ऑन गोइंग कशीदगी है, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ दाइश को होगा। आलमी सतह पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? कोई कोशिशें की जा रही हैं? जी, ज़ाहिर है कोशिशें की जा रही हैं। रूस ने सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। फ्रांस भी जो है दोनों जानिब की तरफ ये कह रहा है कि भाई आप बैक ऑफ करें। अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इस आग की जो हरारत है उसको में कमी वाक़या हो सकती है। इसको बुझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हार्डकोर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं जिनके
को दोनों साइड जो है वो परसू कर रही हैं। ईरान को जो है वो एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरब अपने आप को वल्नरेबल समझता है और ये इसकी बिना पर मैं समझता हूँ कि हालात जो है उनको काबू करना या पूरे तरीके से किसी अपना मोड़ पे लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा। आपने कहा मुश्किल होगा, लेकिन मगरिब के रिवायती तौर पर सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो क्या आजकल इस सूरत हाल में उनके लिए ज़्यादा आसान या मुश्किल होगा हालात को बेहतर करना? देखिए, आसान कुछ तो आसानियां हैं क्योंकि जो है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात रवायती हैं। गो के जो है सऊदी अरब के साथ जो है नालाम भी है मगरबी ममालिक और इसी तरीके से सऊदी अरब भी उनसे नाराज़ है ईरान के मसले को लेकर। ईरान के साथ जो है ज़्यादा जो है वो एक पुल है क्योंकि वो न्यूक्लियर डील हुई है, मज़ीद इश्यूज़ के ऊपर बिलख़ुसूस शाम के मुस्तक़बिल के बारे में बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन मैं कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ कि कोई बहुत जल्द कोई ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा कामरान, दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी अगर देखा जाए तो ताल्लुकात बेहतर बुरे होते रहे हैं, इस बार क्या वाकई सूरत हाल मुख्तलिफ है? जी, सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि इस वक़्त अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए, जो बैलेंस ऑफ पावर को देखा जाए, तो सऊदी अरब अपने आप को जैसे मैंने कहा बहुत वल्नरेबल जो है ना महसूस करता है क्योंकि जो है उस खित्ते के अंदर तमाम जो अरब ममालिक हैं उनके अंदर या हुकूमतें गिर रही हैं या कमज़ोर हो चुकी हैं। उसके बरक्स वो ईरान को जो है रिहेबिलिटेट होते हुए देख रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है एक पोज़ीशन ऑफ वीकनेस से जो है स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये मुख्तलिफ है। दूसरा ये कि कभी भी सफारती ताल्लुकात इस तरह तोड़े नहीं गए थे। जी, टोरंटो से कामरान बुखारी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मरतबा फिर इस मौजू पर हमारे फेसबुक पेज पर होने वाली बहस पर नज़र डालते हैं। मोहम्मद जहांगीर बट लाहौर से लिखते हैं, ईरान और सऊदी अरब एक ही तर्ज की हुकूमतें हैं जो अपने सियासी मुखालफिन को मजहब और शरीयत के नाम पर बेरहमी से फांसियाँ देते आए हैं, किसी को भी बरियोज़मा करार नहीं दे सकते। फयाज़ खान मर्दान से लिखते हैं, बेहतरीन हल ये है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। एहसान मलिक मुत्तहिदा अरब इमारात से लिखते हैं, दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी और कवानीन का एहतराम करें, बैरूनी मफाद परस्त ममालिक के पहुँचने से पहले सफारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। इंडिया में पठानकोट के फ़ज़ाई अड्डे पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन बज़ाहिर अब भी जारी है। अब तक 5 शिद्दत पसंदों की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी शिद्दत पसंदों की तंजीम यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने कबूल की है। हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी हो रही है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। पठानकोट में भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर 3 रोज़ से जारी ऑपरेशन में अब तक 5 शिद्दत पसंद मारे जा चुके हैं। एयरबेस पर तलाशी का काम अब भी जारी है। शिद्दत पसंदों के हमले में 7 फौजी हलाक हुए हैं। फौजियों की हलाकत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव में हैं। ताहम उन्होंने अपने बयान में तहम्मुल और एहतियात से काम लिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमला मुज़ाकरात रोकने के लिए किया गया है, लेकिन इस हमले से उनकी पॉलिसी के बारे में शकूक पैदा हो रहे हैं। क्यों रीशेड्यूल कर रहे हैं या क्यों बातचीत कर रहे हैं या क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं, जब तक आप आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक ये सस्पेशन बना रहेगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, सरकार कमज़ोर है, कुछ काम नहीं कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान के सिलसिले में साबिक़ सफारतकारों और ख़ारजा सेक्रेटरियों से वसी सलाह मशवरे कर रही है। पठानकोट पर शिद्दत पसंदों के हमले से वज़ीर आज़म मोदी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन इस महीने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, हुकूमत उसे खोना नहीं चाहती। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। अफगानिस्तान की फ़ौज मुल्क के शुमाली शहर मज़ार शरीफ में इंडियन कौंसल खाने के करीब एक इमारत में मौजूद शिद्दत पसंदों को निकालने की कोशिश कर रही है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इस लड़ाई में एक शिद्दत पसंद हलाक हो चुका है, हालांकि इस खबर की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। चीन के हिस्स बाजार में 7% गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में लेन देन या ट्रेडिंग को मुअत्तल कर दिया गया है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सुस्त रवि के रुझान को इस गिरावट की अहम वजह बताया जा रहा है। और इंडिया के शुमाल मशरक़ी इलाके और बांग्लादेश में आने वाले ज़लज़ले के बायस कम अज़ कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 3 का ताल्लुक बांग्लादेश से है। हुक्काम का कहना है कि 6.7 शिद्दत के इस ज़लज़ले का मरकज़ रियासत मणिपुर में था।
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। शेख निम्र अल निम्र के प्रोफाइल में खासी दिलचस्पी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेग स्पिनर यासिर शाह की डोपिंग में मुअत्तली के खिलाफ अपील के फैसले की खबर भी खूब पढ़ी जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे देखिएगा कि इराकी फौज की किस तरह से रमादी शहर को नाम नहाद दौलत इस्लामिया के कब्जे से छुड़वाने की कोशिश और शहरियों की मुश्किलात पर खुसूसी रिपोर्ट। और यहाँ लंदन में सिंधी ज़बान की फिल्मों का मेला जारी है और इसी तनाजुर में देखिएगा सिंधी फिल्मों पर बातचीत। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इराक़ के सूबे अंबार के शहर रमादी का कंट्रोल एक बार फिर इराक़ी फ़ौज के हाथ में आ गया है, लेकिन अब भी शहर के बड़े हिस्सों पर दौलत इस्लामिया का परचम लहरा रहा है। हज़ारों लोग शहर में फंसे हुए हैं और शदीद लड़ाई जारी है। BBC को रमादी तक खुसूसी रसाई हासिल हुई है, जहाँ से हमारे नामानिगार टॉमस फैसी ने ये रिपोर्ट भेजी है। पेश कर रहे हैं ज़ियाद ज़फ़र। ये है दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जंग की कीमत। मग़रबी क़ुव्वतों की फ़ज़ाई बमबारी, इराक़ी फ़ौज के ज़मीनी हमले और फिर दौलत इस्लामिया के कब्ज़े के नतीजे में रमादी का शहर मलबे का एक ढेर बन गया है। लेकिन जंग अब भी जारी है। अब हम लड़ाई के महाज़ के करीब आ रहे हैं। इस इमारत में एक स्कूल हुआ करता था, अब ये एक जंगी मोर्चा बन गया है। यहाँ अब तलबा नहीं, बंदूक़ें हैं। इराक़ी फ़ौज ने शहर के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल तो हासिल कर लिया है, लेकिन दौलत इस्लामिया के जंगजू अब भी डटे हुए हैं। स्नाइपर के मोर्चे से देखिए तो इराक़ का परचम नज़र आता है, लेकिन ज़रा स्क्रीन के दाएं हिस्से पर गौर कीजिए, दौलत इस्लामिया का परचम भी लहरा रहा है। दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर एक और फ़िज़ाई हमले का फ़ायदा उठाते हुए इराक़ी फ़ौज यहाँ से शहरियों को निकाल रही है। गौरजिया मेहताब कहती हैं कि इनका घर तबाह हो गया है। वो बताती हैं कि दौलत इस्लामिया ने इन्हें और इनके शौहर को यरगमाल बनाकर इन्हें इंसानी ढालों के तौर पर इस्तेमाल किया। हम 10 दिन तक वहाँ फंसे रहे। जब बमबारी होती थी तो हमारे घर की दीवारें हिलती थी। हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं था। हम बहुत खौफजदा हालत में थे। उम्मे अहमद के बच्चे कई दिनों के बाद ताज़ा पका हुआ खाना खा रहे हैं। इनके चेहरों पर इस जंग का सदमा वाज़ेह है। वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। हम बिना किसी मर्द के बाहर नहीं जा सकते थे। हमें मोबाइल फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। रमादी में इराक़ी फ़ौज की फ़तह शायद करीब है, लेकिन ये जंग इधर ख़त्म नहीं होगी। अभी सख्त लड़ाई के दिन आगे हैं और इराक़ में जंग के मैदानों की कोई कमी नहीं। टॉमस फैसी की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यहाँ लंदन में पहला सिंधी फिल्मी मेला जारी है। आज तक पाकिस्तान और इंडिया में मिलाकर तकरीबन 100 सिंधी फिल्में बनी हैं, जिनमें से 80% पाकिस्तान में बनी। लंदन की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में सिंधी फिल्मों पर PhD की तालिब इल्म इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली भावना राजपाल इस मेले की मुंतज़िम है। हमारे साथी शफ़ी नक़ी जामई ने उनसे बात की और पहले यही पूछा कि इस मेले के इनेक़ाद का मकसद क्या है। हासिल कुछ नहीं करना चाह रहे इस सिंधी फिल्म्स के जमा करने के दौरान, और जब से मैं रिसर्च कर रही हूँ 3-4 सालों से, सब मुझे यही पूछते हैं सिंधी फिल्में हैं क्या। तो मुझे उनको बताना था कि फ़िल्में भी हैं और फेस्टिवल भी है 1 महीने के लिए। तो आइए फिल्म्स देखिए, सब कुछ फ्री है और ये हासिल करना था। अच्छा, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि सिंधी फिल्म या सिंधी सिनेमा एक तरीके से डेड इंडस्ट्री है, तो इसमें नई रूह डालने का क्या फ़ायदा? रूह निकली नहीं थी पूरी। अच्छा। थोड़ी थी बाकी जान। तो दी बाबा बेकस ची दरगाह ते नगारा प्या बजन। हाँ थी।
बुद्धि ठीक नगारन जो आखिरी आवाज़। डिजिटल टेक्नोलॉजी जब से आई है तो 2000 से बहुत फिल्में बनी हैं कंपेयर टू जितनी पहले बनी थी, दोनों तरफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो आई थिंक वो रूह वापस आ गई है, अभी डेड नहीं है। इसमें मेन थीम क्या रहा है? टार्जन की वापसी या पसंद की शादी, मोहब्बत, झगड़ा, जंग, क्या है? हम तुम्हारा बहादुरी से बहुत खुश हैं। तुम जख्मी होने के बावजूद भी ये रेस जीत गया है। तो 1950s से 1990s तक हमने हर डिकेड में देखी कि अलग अलग थीम्स है। 50s और 60s में जो थीम है वो है होमलैंड, पार्टीशन, रेफ्यूजी, एग्जाइल, दोनों तरफ यही थीम्स है। और 60s और 70s में अपनी लाइफ वापस से शुरू करना, सेटल होना, सिंधी फिल्म्स में ये थीम है। और 80s एंड 90s में काफ़ी सोशल ड्रामा है, प्यार आ रहा है, और जो थीम है वो काफ़ी शिफ्ट हो गई है पार्टीशन से, और सब रोमांटिक हो रहा है। बिल्कुल। एक अगर आखिरी सवाल मैं ये पूछूं भावना राजपाल से कि इतने जतन करके और इतना फेस्टिवल कराने के बाद क्या ये लगता है कि सिंधी फिल्मों का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, या ये बिल्कुल ऐसा लैटिन में फिल्में बन रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं? फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जो सारे ऑडियंस देखने आए हैं उनका यही कहना रहा है कि हमारे बच्चे सिंधी नहीं समझते, भावना अगर हो सके तो सारी फिल्मों को तो सबटाइटल कर। तो आई थिंक अभी जो नेक्स्ट सिंधी फिल्म्स प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, मेरा उनसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इफ़ पॉसिबल फिल्मों को सबटाइटल्स दें तो हमारा आउटरीच काफ़ी बढ़ेगा। भावना राजपाल से शफी नकी जामी ने बात की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक BBC Urdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।